हम्म। सर वो एलोट्रोप्स हो गया था और सिलिकॉन का वो कंपाउंड हो गया था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सब कार्बन हो गया। सर सुनाई नहीं दे रहा। दे रहा है सुनाई? यस सर। हाँ, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। सबसे पहला कंपाउंड्स हम लोग पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा देर पहले ही बात कर रहे थे, ये न्यूट्रल ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है कि प्रिपरेशन मेथड, इसका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। इसका प्रिपरेशन करना बहुत ईजी है। कोक लेंगे और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। लिमिटेड सप्लाई करना है, एक्सेस सप्लाई करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये पहला अच्छा, हाँ, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। एक और प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है कि अगर हम कोक का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो भी क्या होगा आपका? तो भी आपका क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो ये भी प्रिपरेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ये दूसरा प्रिपरेशन भी है, कार्बन कोक का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर कार्बन 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। फिर उसके बाद ये तो इंडस्ट्रियल मेथड है। अगर लेबोरेटरी में चाहिए आपको, अगर आपको लेबोरेटरी में चाहिए तो उसका रिएक्शन ये भी मैं बता चुका हूँ। अगर हम फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन कराएं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग। ये क्या करेगा? इस फॉर्मिक एसिड से पानी निकाल लेगा, ये पानी निकाल लेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बचेगा। आप चाहे तो फॉर्मिक एसिड का डिहाइड्रेशन करा लो, या आप चाहे तो ऑक्जेलिक एसिड का डिहाइड्रेशन करो, यही ऑक्जेलिक एसिड है। तो यहाँ से भी क्या करेगा? वाटर निकाल लेगा। अगर इस पर कॉम H2SO4 डालोगे तो क्या हो जाएगा? वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप फॉर्मिक एसिड से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हो, आप चाहो तो ऑक्जेलिक एसिड से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हो। इसी तरह कॉमर्शियल मेथड, ये है इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्री में सॉरी, ये है आपका लेबोरेटरी मेथड। अगर आप इंडस्ट्रियल मेथड देखोगे, इसका इंडस्ट्रियल मेथड, तो इंडस्ट्रियली ये कैसे बनाया जाता है? सबसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का रिएक्शन कोक, कोक को हम, ये कोक जो होता है ना, कोक के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? स्टीम पास करते हैं। स्टीम पास करते हैं कोक के ऊपर, रेड हॉट कोक के ऊपर स्टीम पास करेंगे तो वाटर गैस बनता है, वाटर गैस। इसको हम वाटर गैस बोलते हैं। ये वाटर गैस है, ये वाटर गैस है। और इसको कभी कभी हम लोग सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाटर गैस या सिंथेसिस गैस भी बोला जाता है। सिंथेसिस गैस भी बोला जाता है। सिंथेसिस गैस में एक चीज और लिखा होगा, इक्विमोलर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिंथेसिस गैस बोलेंगे। तो ये दोनों को मिक्सचर्स को सिंथेसिस गैस या वाटर गैस भी बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप रेड हॉट कोक के ऊपर एयर पास करते हो, यहाँ पर वाटर पास कर रहे थे, स्टीम पास कर रहे थे, अगर आप एयर पास करोगे तो एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। वो भी बोला गया है क्या? 1:4 के रेशियो में, 1:4 के रेशियो में अगर एयर पास करोगे तो यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर गैस मिलता है। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। इसको ध्यान रखना, इसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। ये भी 2:4 के रेशियो में, ये प्रोड्यूसर गैस है। तो ये वाटर गैस, ये प्रोड्यूसर गैस, इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। तो ये सब फिर क्या हो गया देखो, अभी यहाँ पर क्या सीखा? ये तो एडिशनल रिएक्शन, हम यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए।
फिर अभी हम लोग फर्दर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस एक्ट एज, इसमें एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो वाटर गैस और ये प्रोड्यूसर गैस मिला है, इट एक्ट एज ए वेरी गुड फ्यूल। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड इन वाटर और प्रोड्यूसर गैस अंडरगोज फर्दर ऑक्सीडेशन टू CO2। अगर हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली दिस इज एन प्रिपरेशन मेथड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो क्या क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखोगे तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ये ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, क्योंकि ये कंप्लीट कंबशन नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को जलाओगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो ये क्या होता है, ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। इट इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। ये क्या होता है, CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं ना, इट इज स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। मतलब ये पानी के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। ये इट इज स्पायरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, और इसी को हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं, ये भी बता चुका हूँ। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा होगा कि ये देखे होंगे कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा था। और ये भी बोला गया इट इज टॉक्सिक इन नेचर, इट इज टॉक्सिक इन नेचर। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगला पेज में देखोगे तो ये बोला गया है, ये हेमोग्लोबिन, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में जो भी हेमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है, ये लिखा गया देखो, कंबाइन विद हेमोग्लोबिन ऑफ ब्लड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विच इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी होमोग्लोबिन। मतलब आपको पता होना चाहिए, हम लोग के ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है, तो जो भी हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर लेंगे तो भी क्या करेगा, ब्लड में जो भी हेमोग्लोबिन है उसके साथ कंबाइन करके क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और ये बहुत डेंजरस है। तो अगर ये कार्बन मोनो हम हेमोग्लोबिन हम लोग का अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया तो क्या होगा, हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है, ये जो डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ये काम करना बंद हो जाएगा और हम लोग मर भी सकते हैं। तो यही चीज लिखा गया है कि दिस प्रिवेंट हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड कॉर्पलेस RBC from oxygen carrying around the body, which create oxygen deficiency and leading to unconsciousness and finally death। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप ज्यादा देर तक इनहेल करोगे तो मरने की संभावना रखता है, क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स जो बनाता है, विच इज मोर स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो क्या होगा, आपका जो हेमोग्लोबिन है इसका काम है, ये आपके बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स पर जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो रुक जाएगा और आप मर भी सकते हो। तो दिस मच इज ऑल अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है, दैट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट कंपाउंड से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका पहला प्रिपरेशन देख लो, पढ़ रहे हैं, ये तो इजी है। बाय बर्निंग एनी फ्यूल्स, किसी भी फ्यूल्स को जलाओ या किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ तो क्या होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जैसे आप बचपन में पढ़ोगे मीथेन का हम कंबशन करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करो तो आपको आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसी तरह एक लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड में ध्यान रखना, ये लेबोरेटरी मेथड इंपॉर्टेंट भी है। अगर देखो क्या है, एक्शंस ऑफ एनी डाइल्यूट एसिड, actions of any dilute acid on any salt containing carbonate, any salt containing carbonate या बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट, ये कार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। अगर इसका आप एसिड से रिएक्शन करवाओ, एसिड के साथ कोई भी डाइल्यूट करवाओगे तो क्या होगा,
ये क्या होता है, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ वाटर तो बनेगा ही। ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। इसी तरह इसका रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, इस केस में भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा यहाँ पर। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ये बात ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इट कम्स विथ ब्रिक्स एफर्वेशंस। अगर आप दिस इज, ये जो रिएक्शन दोनों देख रहे हो ना, दिस इज आल्सो ए टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट का टेस्ट भी है। अगर मान लो कि कोई पहचानना है कि उसके बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट सॉल्ट है या नहीं, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड डालने पर अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है तो हम ये कंफर्म करेगा कि जरूर दैट सॉल्ट कंटेन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो ये बात ध्यान रखना। इसी तरह यहाँ पर यही सेम रिएक्शन क्या होता है, सल्फेट और सल्फेट का भी टेस्ट होता है। अगर सल्फेट को किसी डाइल्यूट एसिड से पास कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। इसी तरह बाइसल्फेट का अगर रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। और जैसे ये CO2 क्या था, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड इट कम्स विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। इसी तरह ये ध्यान रखना, इसका पंजेंट स्मेल्स होता है, ये भी लिखा गया है, इट इज ए कलरलेस एंड इरिटेटिंग स्मेल्स और पंजेंट स्मेल्स। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं these two reactions is a taste of sulfate। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। this reaction is a taste of carbonate and bicarbonate। तो ये बात ध्यान रखना। फिर अगर कॉमर्शियल स्केल्स में बनाना है तो क्या करो, सिंपली कोई भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा दो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम डिकम्पोजिशन कराते हैं, हीटिंग कराते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह कैल्शियम बाइकार्बोनेट का हीटिंग करवाते हो तो क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। चलो तो ये मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंडस्ट्री में चाहिए तो आप क्या करो, किसी भी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का सॉल्ट लोगे, हीट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना। और ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें मिल रहा है। दिस इज आल्सो टेस्ट ऑफ सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पर। तो ये तो मैं बोल चुका हूँ, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कम्स विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। और ये भी बोला गया है which is soluble in water at ordinary temperature and pressures। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह से स्पायरिंगली सॉल्युबल था, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज सॉल्युबल इन वाटर at ordinary temperatures, room temperature and pressures, and it is comparatively more soluble in water। कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में ये ज्यादा सॉल्युबल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, एंड दिस प्रॉपर्टी, ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल होने के कारण जो भी आपका सोडा ड्रिंक्स होता है उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। फिर एक चीज और लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इजीली लिक्विफाइड। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर मैं आपको गैसीय स्टेट में बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता था 31 डिग्री सेल्सियस होता था। इसी कारण इसको हम इजिली लिक्विफाइड कर सकते हैं, इजिली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी कारण हम लोग इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर लो होने के कारण इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे सल्फेट, मैं बोला कि सल्फेट जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का टेस्ट, इसमें देखे थे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और इसी तरह हम देखे थे कि सल्फाइड और बाइसल्फाइड का टेस्ट, यहाँ से देखे थे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है जब हम इसको डाइल्यूट एसिड से ट्रीट कराते थे।
यही टेस्ट था कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का, यही टेस्ट था सल्फेट और सल्फाइड और बाइसल्फाइड का। अब अगर हमको कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, अगर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको पता करना है कि कौन सा गैस आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है इसको हम KMnO4 सॉल्यूशन से पास करते हैं। KMnO4 आपको पता है कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरह हम सल्फर डाइऑक्साइड को भी, जो भी गैस निकल रहा है उसको हम KMnO4 सॉल्यूशन से पास करें, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर देखोगे सल्फर +4 ऑक्सीडेशन, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का मैक्सिमम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, नो रिएक्शन होता है। बट इसको क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज कर सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल देता है। और ये क्या होगा, ये जो पिंक कलर का होता है, KMnO4 इज ऑफ पिंक कलर। पिंक कलर देखोगे, अगर सल्फर डाइऑक्साइड के केस में पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, और इस केस में पिंक कलर डिसअपियर नहीं होगा। पिंक कलर डिसअपियर नहीं होने का मतलब है कि इसमें रिएक्शंस नहीं हो रहा है, और इसमें रिएक्शंस हो रहा है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो बाय पासिंग बाय डिसॉल्विंग इन द सॉल्यूशंस ऑफ KMnO4। फिर उसके बाद ऐसे ही बोला गया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना, इट सबलाइम एट -75 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सब्लिमेशन -75 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसी कारण अगर अगर मान लो कि कहीं पर आपको लो टेम्परेचर अगर प्रोड्यूस करना है, लो टेम्परेचर का इन्वायरमेंट बनाना है, उस केस में हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, क्योंकि क्योंकि ये इट लीव्स नो रेसिड्यू, ये कोई भी, यहाँ लिखा गया है नो मैसी लिक्विड इज प्रोड्यूस, ये कोई रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस को प्रीफर करते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना है। जैसे नेक्स्ट में दिया गया है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मिलता है। जैसे यहाँ पर +4 वाला ऑक्सीजन स्टेट वाला कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर ऑक्सी एसिड भी जो बनेगा +4 वाला ही बनेगा, +4 वाला ऑक्सी एसिड बनेगा। और ये भी जानते हैं ये जो कार्बोनिक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, इसके पास ये डायबेसिक एसिड है, और ये अपना दोनों H+ एक साथ नहीं देता है, एक एक करके देता है, एक एक करके देता है। पहले हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट फर्दर एक और H+ देता है, और ये क्या कार्बोनेट में बदलता है, कार्बोनेट में बदलता है। और ये बात ध्यान रखना है, ये जो कार्बोनेट होता है, ये जो कार्बोनिक एसिड और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये दोनों एक अच्छा बफर है। ये दोनों, दिस टू मिक्सचर इज अ वेरी गुड एसिडिक बफर। और इस एसिडिक बफर के कारण ही हम लोग का ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। तो हम लोग का ब्लड का पीएच मेंटेन करने में यही कार्बोनिक एसिड और SCO3- का है, काम है। फिर उसके बाद एक है टेस्ट ऑफ लाइम वाटर। टेस्ट ऑफ लाइम वाटर क्या है, अगर आप स्लैक्ट लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक्ट लाइम बोलते हैं। अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू पास करोगे तो आपको मिल्की कलर मिलेगा। मिल्की कलर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होने के कारण मिल्की कलर मिलता है। और अगर हम और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो मिल्की ने डिसअपियर हो जाता है। दिस इज ए टेस्ट ऑफ लाइम वाटर का एक टेस्ट है, तो ये ध्यान रखना। और क्यों ये डिसअपियर हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है, मिल्कीनेस धीरे धीरे देखोगे डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरह ये ध्यान रखना, बरायता वाटर किसको करते हैं, बरायता वाटर बेरियम हाइड्रोक्साइड को बरायता वाटर बोला जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड को जब ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है।
इसका यूजेज है, यूजेज जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है, यूरिया मैन्युफैक्चरर्स में भी यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कार्बाइड्स पर। तो कार्बाइड्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कार्बाइड्स, तो ये कार्बाइड्स क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड मेटल्स। कार्बन एंड मेटल्स, ये नॉन मेटल्स भी हो सकता है, नॉन मेटल्स भी हो सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और मेटल्स और नॉन मेटल्स आर कॉल्ड कार्बाइड्स। कार्बाइड बेसिकली तीन तरह का होता है। एक को बोलते हैं सॉल्ट लाइक कार्बाइड, सॉल्ट लाइक कार्बाइड। दूसरा को बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट कार्बाइड्स, कोवेलेंट कार्बाइड। तीसरा को बोलते हैं हम लोग दैट वन इज इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले ये, इसमें जो पहला कार्बाइड है ना, यही कार्बाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सॉल्ट लाइक कार्बाइड है, दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही टाइप सॉल्ट लाइक कार्बाइड या आयनिक कार्बाइड एग्जाम में ज्यादा पूछा भी करते हैं। तो ये पहला कार्बाइड ध्यान रखना। तो पहला कार्बाइड में क्या है देखो, ये मेनली पहला कार्बाइड जो होता है मेनली ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13, मतलब अगर मैं बात करूं ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकेंड और 13 ग्रुप में मेनली एल्युमिनियम, यही सब एलिमेंट जो होते हैं ये आपका सॉल्ट लाइक या आयनिक कार्बाइड्स बनाते हैं, आयनिक कार्बाइड बनाते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन ये क्या होता है, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। तो ये इंफॉर्मेशन से ध्यान रखोगे। दीज आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड by water or dilute acid to give aliphatic hydrocarbon। हाँ चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका हाइड्रोलिसिस। ये जो आयनिक कार्बाइड देख रहे हो, सॉल्ट लाइक कार्बाइड देख रहे हो, इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छी से ध्यान में रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये जो सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स है, इसको हम तीन पार्ट में क्लासिफाइड किए हैं। एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथानाइड। मिथानाइड जिसमें देखोगे उसमें जो कार्बाइड होता है, कार्बाइन यूनिट होता है C4-। एक को बोलते हैं, दूसरा होता है एसिटिलाइड। एसिटिलाइड में देखोगे इसमें जो आपका कार्बाइड यूनिट है C2 2- है। ये ध्यान रखना, याद रखना है। इसको मिथानाइड बोलते हैं क्योंकि इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मीथेन मिलेगा। इसको हम एसिटिलाइड बोलते हैं क्योंकि जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिलीन गैस मिलेगा। और एक और हाइड्राइड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज एलिलाइड्स। एलिलाइड उसको, उसका क्या यूनिट होता है C3 4-। इसको एलिलाइड्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, मिथानाइड C4-, कार्बाइड होगा उसमें C2 2-, C3 4-। अब यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, एल्युमिनियम कार्बाइड बनाना है तो हम जानते हैं एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है। एल्युमिनियम कार्बाइड बनाना है तो क्या करेंगे, Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड है। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस में हमेशा ध्यान रखना, ये इसको H+OH- में तोड़ दो। अब क्या करो, इसका केटाइन को, H+ को क्या करो, इसका एनायन दे दो। एनायन क्या है, इसका एनायन क्या है, इसमें केटाइन क्या है Al3+। एनायन क्या है, एनायन क्या चीज है, दैट इज C4-। तो ये जो इसका एनायन पार्ट है, एनायन पार्ट के साथ इसका केटाइन मिला क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। और ये भी कितना मीथेन बनेगा, यहाँ पर कार्बन अगर 3 है तो मीथेन भी 3 बनेगा। इसी तरह प्लस इसका जो एनायन है इसके केटायन से मिला दो, क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। वो भी कितना यूनिट बनेगा बताओ, ये 4 यूनिट बनेगा। रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह एक और रिएक्शन है, आप देखो जैसे बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड आपको ये समझ में, ये फॉर्मूला देखकर समझ में आना चाहिए कि ये बेरिलियम कार्बाइड है। कैसे कैसे पता लगा कि ये बेरिलियम कार्बाइड है, तो हम देखें यहाँ पर, हम जानते हैं कि बेरिलियम का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ये 2+ है और इसका वैलेंसी क्या है, ये तो 2- यहाँ पर जाएगा ही। और साथ ही साथ अगर इसके ऊपर +2 चार्ज है तो इसके ऊपर भी तो -2 चार्ज आएगा। तो ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, C4- हो जाएगा। तो ये क्या है, बेरिलियम कार्बाइड। अगर इसका भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, मीथेन हाइड्रोकार्बन मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ये आयनिक, ये इसको, इसमें मीथेन मिल रहा है, इसलिए इसको मिथानाइड बोलते हैं, मिथानाइड बोलते हैं। इसी तरह एसिटिलाइड देखो, एसिटिलाइड में एक एग्जांपल दिया गया है कैल्शियम। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड क्या हम जानते हैं C3,
इसको कैसे लिखेंगे, CaC2, CH3। तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 ऐसा कुछ, कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका अगर वाटर से रिएक्शन कराओगे, वाटर मतलब H प्लस OH माइनस, ये जो एसिटिलाइट्स है ना, एसिटिलाइट्स, ये एक्चुअली ऐसा होता है, एसिटिलाइट को बोलते हैं, एसिटिलाइट्स। ये क्या है, कार्बन 2 है, कार्बन 2 यहाँ पर देख रहे हो, और 2 माइनस चार्ज है। इसी तरह इसका ध्यान रखना, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, इसको टोटल -4 चार्ज है, तो एक माइनस यहाँ दे दो और इसके ऊपर -3 चार्ज। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिलाइट्स बोलते हैं, एलिलाइट्स बोलते हैं। तो इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, क्या बन जाएगा, एसिटिलीन गैस बन जाएगा, एसिटिलीन गैस बन जाएगा, और दूसरा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बाइड। तो मैग्नीशियम हम जानते हैं, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, और ये क्या होता है, C3 4 माइनस, C3 4 माइनस, C3 4 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Mg2C3, Mg2C3। तो ये क्या हम लोग बोलेंगे, मैग्नीशियम कार्बाइड। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या करो, ये जो पार्ट है इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको 3 हाइड्रोजन दे दें, इसको 1 हाइड्रोजन दे दें, ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक गैस बन जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एसिटिलीन गैस। तो आपको क्या सॉल्ट लाइक कार्बाइड समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। इसी तरह से दूसरा कार्बाइड भी, कोवेलेंट कार्बाइड और इंटरस्टिशियल कार्बाइड को एक बार लुक ओवर करना जल्दी से। ये दोनों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना ज्यादा पहला कार्बाइड इंपॉर्टेंट था, दैट वाज द शॉर्ट लाइफ, और या उसको हम लोग क्या बोलते थे, शॉर्ट लाइफ या आयनिक कार्बाइड। दूसरा, हाँ आयनिक, दूसरा है कोवेलेंट कार्बाइड। तो कोवेलेंट कार्बाइड, ये पहला पॉइंट ध्यान रखना, कोवेलेंट कार्बाइड आर फॉर्म्ड बाय when carbon is combined with non-metals or element having similar electronegativity। जैसे मेनली जो आयनिक कार्बाइड था वो मेनली क्या, किससे मिलकर बना हुआ था, कार्बन जब मेटल के साथ कंबाइन होता था, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 का मेटल के साथ कंबाइन होता था, तो आयनिक कार्बाइड बोलते थे। इसी तरह जब इसमें कार्बन नॉन मेटल के साथ कंबाइन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कार्बाइड बोलते हैं। इस कार्बाइड का एक एग्जांपल मैं बताया था, अगर आपको याद हो, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड इज ए एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कार्बाइड। कोवेलेंट कार्बाइड का एग्जांपल है, इसको हम कार्बोनेटम भी बोले थे। कैसे, डायमंड में आधा आधा कार्बन को सिलिकॉन से रिप्लेस कर देते थे तो क्या बनता था, कार्बोनेटम बनता था। इसी तरह और भी एग्जांपल दिया हुआ है, बोरोन B4C, ये भी कार्बाइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कार्बाइड बोलते हैं। बोरोन इज ए नॉन मेटल के साथ कार्बन का कॉम्बिनेशन ये कार्बाइड बनाएगा। कार्बोडेंडम का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इंटरस्टिशियल या इसको मेटालिक कार्बाइड बोलते हैं। तो ये मेनली जो नेक्स्ट जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता है, ये मेनली किसके द्वारा बनाया जाता है, ये मेनली आपका ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनाते हैं। जैसे क्या लिखा गया, ट्रांजिशन एलिमेंट लाइक टाइटेनियम, जिरकोनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटालम, मोलिब्डेनम फॉर्म दिस टाइप ऑफ कार्बाइड्स। इसमें क्या होता है, मेटल रिटेन देयर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड कार्बन्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंटरस्टिशियल साइट्स। तो आप इंटरस्टिशियल कार्बाइड को एक बार और आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक में भी इंटरस्टिशियल वॉइड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं। तो वहां पर भी देखोगे ये मेनली क्या होता है, जैसे इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनते कैसे हैं, मान लो कि किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का लैटिस है, ये लैटिस इस तरह का बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है ना, ये जो इंटरस्टिशियल साइड है ना, इंटरस्टिशियल साइड पर अगर कार्बन ऑक्यूपाई हो जाता है, इंटरस्टिशियल साइड पर अगर कार्बन ऑक्यूपाई हो जाता है तो क्या बनता है, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड बनता है। तो इसमें लिखा गया है
आप पढ़ोगे द मेटल रिटेन देयर क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर, ये मेटल्स है उसका एक क्लोज पैकिंग है, क्लोज पैकिंग है, अपना एक लैटिस है। लैटिस क्या होता है ये सब आप सॉलिड स्टेट में पढ़ाया हूँ, आपको पता होगा कि बहुत तरह का लैटिस होता है, हेक्सागोनल लैटिस होता है, क्यूबिक लैटिस होता है, सो ऑन। तो ये लैटिस होता है, मेटल का लैटिस है। मेटल के लैटिस में जो इंटरटिशियल साइट होता है, इंटरटिशियल साइट होता है, अगर वहां पर कार्बन जाकर ऑक्यूपाई हो जाता है तब जाकर इंटरटिशियल कार्बाइड बनता है। फिर उसके बाद देखो दीज कार्बाइड्स आर एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलो ये इंफॉर्मेशन, कार्बाइड्स ऑफ वेनेडियम एंड टेंटलम आर वेरी हार्ड and hence they are used for manufacturing of high speed cutting tools। ये जो भी आपका हाई स्पीड कटिंग टूल्स होते हैं उसमें वेनेडियम और टेंटालम का कार्बाइड्स को यूज किया जाता है। तो इसी के साथ आपका ये फैमिली जो होता है कार्बन फैमिली भी ओवर होता है, इसमें आप कुछ भी नहीं बचा होता है, कार्बन फैमिली भी खत्म होता है। अब थोड़ा सा नाइट्रोजन फैमिली देख लो, नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली का नोट्स तो दूंगा ही, आज ही शाम तक नोट्स दे दूंगा, बट यहाँ पर अभी मैं इसके कुछ कंपाउंड्स को बता रहा हूँ, इसको समझिए अच्छी तरह। एक कंपाउंड है कवर करते हैं नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में ही अभी मैं हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पेपर उठाकर देख लेना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको अभी अभी समझ लो, नोट्स तो दूंगा ही यार, बट अभी अभी यहाँ पर टाइम है तो हम उसको नाइट्रोजन को तो कवर कर ही लेंगे। चलो, तो हम सबसे पहले क्या नाइट्रोजन का प्रिपरेशन से शुरू करते हैं। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन ये बहुत लेंदी, अगर पूरे ब्लॉक में देखा जाए तो नाइट्रोजन फैमिली का थोड़ा केमिस्ट्री भास्ट है, ये थोड़ा ज्यादा है। इसमें बहुत सारा कंपाउंड्स को पढ़ोगे, नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, फोस्फीन्स हो गया, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ फोस्फोरस, फिर उसके बाद और भी क्या है, नाइट्रिक एसिड के बारे में, ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फोरस, फोस्फोरस का अपना एक ब्रांच ऑफ एसिड्स है। तो ये फैमिली थोड़ा लेंदी है, तो इसको थोड़ा, और इससे क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे तो आप बुक में भटक जाओगे। तो जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो ये सबसे पहले हम नाइट्रोजन का प्रिपरेशन बता रहे हैं। तो पहला प्रिपरेशन आप अगर एनसीईआरटी बुक खोलकर देखोगे तो यही रहेगा, जब हम Na2 का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अमोनियम सॉल्ट से कराते हैं। ये अमोनियम सॉल्ट है, तो अमोनियम सॉल्ट है तो ये क्या बनाता है, नाइट्रोजन गैस प्लस NaCl प्लस वाटर। ये रिएक्शन आप एनसीईआरटी खोलकर देखोगे तो यही रहता है। अब इसको थोड़ा समझ लो ये कैसे होता है, ये रिएक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये यहाँ पर समझना क्या, सबसे पहले ये समझो, ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है। दिस रिएक्शन ऑकर इन टू स्टेप्स। देखो इसमें केटायंस क्या है, Na प्लस है, और यहाँ पर एनायंस क्या है, Cl माइनस है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या होता है ना, आयन एक्सचेंज होता है। मतलब क्या, ये जो Na2 दिख रहा है और ये जो अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है, ये यहाँ पर आयन एक्सचेंज होता है। मतलब इसका केटायंस और इसका एनायंस मिला दो, क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, प्लस प्लस इसका एनायन, ये जो आपका नाइट्राइड दिख रहा है, इसको इसके केटायन से मिला दो, क्या बन जाएगा, अमोनियम, क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्राइड। ये अमोनियम नाइट्राइड, एक चीज दिमाग में रखो। तो ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है ना, ये जो अमोनियम नाइट्राइड है, अमोनियम नाइट्राइड, ये जो अमोनियम नाइट्राइड है, पहले एक ध्यान रखना, किसी भी अमोनियम सॉल्ट का, किसी भी अमोनियम सॉल्ट, ये अमोनियम सॉल्ट है, ये अमोनियम सॉल्ट कैसे बना होगा बताओ, कैसे बना होगा ये अमोनियम सॉल्ट,
जब हम अमोनिया का रिएक्शन HCl से कराए होंगे तो ये अमोनियम सॉल्ट बना होगा। अमोनिया एसिड का H+ लिया होगा और ये NH4+ और Cl में कन्वर्ट हुआ होगा। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि ये अमोनियम सॉल्ट कैसे बना होगा, ये अमोनियम सॉल्ट कैसे बना होगा, इट इज एन अमोनियम सॉल्ट, कैसे बना होगा बताओ। सर NH3+H2। हाँ, NH क्या करना है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन इसको दे दो तो क्या बन जाएगा H2S। मतलब ये जो सॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ अमोनिया, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसे ये वाला सॉल्ट कैसे बना होगा बताओ, जब अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ कराया, देखो ये अमोनिया क्या है, 2 मोल है तो ये 2 हाइड्रोजन देगा, ये 2 हाइड्रोजन देगा इसको, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो दिस इज ए सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट इज मेड अप ऑफ अमोनिया एंड एसिड। तो जब भी किसी अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग करवाओगे, ध्यान रखना, किसी भी अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग करवाना तो क्या करना, इस अमोनियम का एक हाइड्रोजन इसको दे दो, क्या बन जाएगा, अमोनिया प्लस HCl। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, अमोनिया प्लस H2S। इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 मोल अमोनिया बनेगा और प्लस कार्बोनिक एसिड। कैसे समझ में आ रहा है, किसी भी कार्बोनेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट, अब क्योंकि ये जो सॉरी किसी भी अमोनियम सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट, अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पर अमोनिया प्लस एसिड मिलता है। इसी तरह ये भी अमोनियम सॉल्ट है, ये भी अमोनियम सॉल्ट है, तो इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा, हाँ HNO3 या HNO2। अरे यार यहाँ पर नाइट्रस है ना, ये नाइट्रस इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम नाइट्राइट है, और एक होता है अमोनियम नाइट्रेट होता है। इसको हीट करेंगे तो अमोनिया प्लस HNO3 मिलेगा। तो ये समझ में आ रहा है, बट ये चीज ध्यान रखना, ये अमोनिया मिलता है। अब ये क्या होता है ना, नेक्स्ट स्टेप में देखोगे, चलो इतना समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका एनाइन पार्ट दिख रहा है ना, ये एनाइन पार्ट आपको पता होगा कि HNO3 और या HNO2 ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या करता है, ये वाला पार्ट क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर समझे, ये जो HNO2 है ना, इसका 2 मोल ले लेता हूँ समझने के लिए, इसका जो 2 मोल लेता हूँ, ये जो HNO2 है, ये जो नाइट्रस एसिड है, इसका 2 मोल है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, देखो हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा बताओ, 4 में +3 है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर हम N2O3 का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, किसी भी, एक बात रूल ध्यान रखना, किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड का, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड का हमने हाइड्रोलिसिस किया था तो क्या बना था बताओ, कार्बोनिक एसिड बना था, कार्बोनिक एसिड बना था। इसी तरह इसका ऑक्सीडेशन, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये भी एसिड बनेगा, ऑक्सी एसिड बनेगा। कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो। मतलब यहाँ पर अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 है, तो ऑक्सी एसिड भी एक सोचो जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो। यहाँ पर देखोगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो। अगर इसी तरह पूछूं कि N2O5 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा, अरे यार यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है नाइट्रोजन का, तो HNO3 बनेगा, इसमें नाइट्रोजन का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक बात दिमाग में बैठा लो, जब भी किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालने पर कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनता है और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगा। समझ में आ गया, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड,
यहाँ भी +4 कार्बन, यहाँ पर भी +4 कार्बन, ये +3 तो यहाँ भी +3, यहाँ पर +5 तो यहाँ पर भी +5। इसी तरह से अगर एक पूछूं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, बताओ। अरे इतना टाइम लग जाता है। एसिड। कौन सा एसिड? अच्छा, कोई इस सल्फर, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में? सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। तो एक ऐसा एसिड सोचो, सल्फर का ऐसा एसिड सोचो जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह अगर सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा? सर H2SO3। H2SO3, बिल्कुल सही, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +4 है। तो देखो, थोड़ा जो पहले पीछे पढ़ाया हूँ उसको उसको रिविजन करो, रिडॉक्स रिएक्शन को थोड़ा मजबूत करो, तब जाकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा समझ में आएगा। अदरवाइज तो फिर तो ये दिक्कत होगा आपको, रिएक्शंस को क्या करोगे, रटना शुरू करोगे तो थोड़ा दिमाग, मतलब रटना है ऐसा नहीं, याद नहीं करना है, याद करना है पर दिमाग खोल के याद करना है। दिमाग खोल के मतलब दिमाग थोड़ा स्मार्टली याद करना है। चलो, इसी तरह मैं बता रहा था कि देखो, ये नाइट्रस एसिड है, ये नाइट्रस एसिड है। तो नाइट्रस एसिड को जब हम हीट करेंगे तो ये करस्पॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग ये आपका एनहाइड्रस देगा। एनहाइड्रस मतलब ये किससे बना हुआ है, देख रहे हो ये किससे बना हुआ है, N2O3 से। तो इसको जब हीट करेंगे तो N2O3 देगा, ये N2O3 देगा प्लस वाटर। इस एसिड को हम हीट करेंगे तो N2O3 प्लस वाटर, जैसे देखे N2O3 को हाइड्रोलिसिस किए थे तो HNO3 मिला था, इसी तरह इसका हम हीटिंग करेंगे तो N2O3 प्लस H2O मिलेगा। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुआ। ये जो N2O3 है, ये रिएक्शन पहले से देखोगे है। यहाँ पर दो नाइट्रोजन, चार ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन पहले से। अब ये N2O3 है, ये क्या करता है, N2O में कन्वर्ट हो जाता है। और एक N2O3 है, ये N ये जो N2O3 है ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये 3 नाइसेंट ऑक्सीजन देता है, 3 नाइसेंट ऑक्सीजन देता है। इस नाइसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये जो नाइट्रस एसिड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नाइट्रस एसिड दिखाई दे रहा है, इट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो जो सब्सटेंस नेसेंट ऑक्सीजन देता हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। वो सामने वाला को ऑक्सीडाइज करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस नेसेंट ऑक्सीजन। जो सब्सटेंस नेसेंट हाइड्रोजन देता हो तो सामने वाला को रिड्यूस करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो अमोनिया है, ये जो अमोनिया यहाँ पर देख रहे हो, 2 मोल अमोनिया देख रहे हो, ये 2 मोल अमोनिया 3 नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन देता है, प्लस नाइट्रोजन के साथ साथ 3 वाटर देता है। तो इतना काम हो रहा है इसमें। तो ये जो देख रहे हो, इतना पार्ट देख रहे हो, इतना पार्ट देख रहे हो, अगर मैं इसको ऐड करूं तो ऐड करने से क्या होगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली बचेगा क्या, 2 मोल ऑफ अमोनियम नाइट्राइड नाइट्राइड प्लस ये अमोनिया भी कैंसिल, बचेगा क्या, क्या होगा, नाइट्रोजन देगा प्लस 3 वाटर देगा, नाइट्रोजन प्लस 3 वाटर, नाइट्रोजन प्लस 3 वाटर देगा। हाँ, ये 2 नाइट्रोजन हो जाएगा और ये टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 3 + 4 वाटर, 3 + 4 वाटर। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी जैसे देखो, यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी अमोनियम
ये नॉर्मल रूल था। किसी भी अमोनियम सॉल्ट का अगर हीटिंग करते हैं तो क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है प्लस नाइट्रस एसिड मिलेगा। और ये जो नाइट्रस एसिड है ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, ये सामने वाला नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर कहाँ पहुंचा देगा, नाइट्रोजन में पहुंचा देगा। ये यही चीज तो देख रहे हैं यहाँ पर। क्या चीज समझ में आ रहा है बताओ? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना, अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, अमोनिया तो फॉर्म होगा बट इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके नाइट्रोजन में पहुंचा देगा। और इसका फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, ये जो इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्लस क्या होता है, दैट वन इज 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो ये बात ध्यान रखना। एक पहला इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि जब भी हम अमोनियम, ये क्या है, अमोनियम नाइट्राइड का हीटिंग करते हैं तो अमोनिया नहीं मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, क्योंकि HNO3 जो बना होगा क्या करेगा, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरह दूसरा रिएक्शन यहाँ पर इसी सीरीज में ध्यान रखना, जब भी हम अमोनियम नाइट्राइड का, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट का जब हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर N2O बनता है और प्लस क्या होगा, वाटर बनेगा। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, क्या बनेगा देखो, पहले आप यही सोच सकते हो कि अमोनियम नाइट्राइड जो होगा इसको हीटिंग किए होंगे तो पहले अमोनिया बना होगा और प्लस HNO3 बना होगा। और हम जानते हैं कि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज करके कहाँ पहुंचा देगा, N2O में पहुंचा देगा, N2O में पहुंचा देगा। ये क्या कहाँ पहुंचाया था, नाइट्रोजन में पहुंचाया था। यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए N2O बना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है इसलिए N2 बना। तो अभी यहाँ पर क्या ध्यान रखना, अगर आपका एनाइनिक पार्ट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो ये क्या करेगा, सामने वाला जो अमोनिया बनेगा उसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है ये दोनों या नहीं? नॉर्मल जो अमोनियम सॉल्ट है, नॉर्मल जो अमोनियम सॉल्ट है उसको आप अगर हीटिंग करोगे तो अमोनिया प्लस जो भी एसिड मिलेगा। बट अगर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आप ध्यान रखना उसको फर्दर अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये 3 रिएक्शन, एक और इसी तरह होता है अमोनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अगर इसको हम हीटिंग करेंगे तो इस केस में ध्यान रखना क्या मिलता है, नाइट्रोजन गैस प्लस Cr2O3 प्लस वाटर मिलता है। तो इसमें भी यही हुआ होगा क्या, अगर नॉर्मली आप सोचोगे कि अमोनियम क्रोमेट है, अगर हम इसका हीटिंग करेंगे तो क्या मिला होगा, 2 मोल अमोनिया मिला होगा प्लस कौन सा H2Cr2O7 मिला होगा। ये 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया होगा और ये एसिड बन गया होगा। बट हम जानते हैं ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर कहा, नाइट्रोजन में पहुंचा देगा और खुद रिड्यूस होकर Cr2O3 बना लेगा, Cr2O3 बना लेगा। तो 3 चीज, अगर एनायनिक पार्ट यहाँ पर, एक पहला क्या, अमोनियम, ये ध्यान रखना है बहुत ज्यादा पूछता है, अमोनियम नाइट्राइड, एक क्या, अमोनियम नाइट्रेट, और एक क्या, अमोनियम डाइक्रोमेट। ये तीनों का हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक में मिलता है क्या, इसमें नाइट्रोजन गैस मिलता है, इसमें N2O गैस मिलता है और इसमें नाइट्रोजन गैस मिलता है। तो ये तीनों का हीटिंग इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। इसीलिए जो रिएक्शन अभी हम लोग का चल रहा था, ये तीनों का हीटिंग इफेक्ट ध्यान रखोगे? यस सर। हाँ, ये तीनों का हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। और ये नाइट्रोजन, अमोनिया क्यों नहीं मिल रहा है ये तो समझ में आ रहा है ना, अमोनिया क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिड जो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनिया को फर्दर नाइट्रोजन या N2O में ऑक्सीडाइज करता है। तो अभी क्या देखा था, देखो ये NO2 का रिएक्शन जब आप अमोनियम क्लोराइड से कराया था तो मैं क्या बोला, इसमें देखो कि बेसिकली तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप यही था कि इसका केटाइन इसके एनायन से मिला और इसका केटाइन इसके एनायन से मिला, क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा प्लस दूसरा क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्राइड हो जाएगा। और ये हम जानते हैं ये क्या है, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ एसिड। और ये सॉल्ट ऑफ एसिड होने के कारण क्या हो जाएगा बताओ, ये सॉल्ट ऑफ एसिड होने के कारण ये इसका तुरंत हीटिंग होगा
और ये क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस मिलेगा, अमोनिया नहीं मिलेगा। पहले अमोनिया मिलेगा, बट अमोनिया को फर्दर क्या करेगा, HNO2 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर नाइट्रोजन में पहुंचा देगा। क्या मिलेगा इसको जब हीटिंग करेंगे, फाइनली नाइट्रोजन प्लस पानी मिलेगा। कितना, वो 2 मोल वाटर मिलता है, 2 मोल वाटर। हाँ, अभी क्या होगा, इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर दें तो क्या होगा, ये दोनों कैंसल हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये जो NaNO2 है, HCl अमोनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन कर नाइट्रोजन गैस मिलेगा, प्लस 2 मोल वाटर मिलेगा, प्लस NaCl मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है, बट मैं इस रिएक्शन को तोड़ तोड़ कर आपको समझा रहा हूँ, तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए। एक प्रिपरेशन मेथड और है, तो 2-3 प्रिपरेशन, एक तो नाइट्रोजन इस रिएक्शन से बना सकते हैं, अगर आप चाहो तो अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग करा दो, तो यहाँ पर भी अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग करने से भी नाइट्रोजन मिलता है। ये दूसरा प्रिपरेशन मेथड। तीसरा प्रिपरेशन मेथड है, अगर आपको ये भी एग्जाम में पूछा गया कि वेरी प्योर नाइट्रोजन, वेरी अगर बहुत ज्यादा प्योर नाइट्रोजन चाहिए, तो हम बेसिकली क्या करते हैं ना, किसी भी सोडियम एजाइड, इसको आपको पता होगा कि हम लोग इसको एजाइड आयन बोलते हैं, ये एजाइड आयन, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइड आयन, ये एजाइड आयन। अगर एजाइड आयन का हीटिंग कर देते हैं तो हमको प्योर, वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है, वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है, वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है। अगर आप सोडियम एजाइड या एक और रहता है बेरियम एजाइड का हीटिंग करा दो, बेरियम एजाइड का हीटिंग करा दो, तो आपको वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलता है। तो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मैं आपको बता दिया, नाइट्रोजन का प्रिपरेशन बता दिया। उसके बाद प्रॉपर्टीज भी 3-4 लाइन का देख ही लो, तो नाइट्रोजन का प्रिपरेशन मेथड, और इसी में मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट भी कवर करा दिया, हीटिंग इफेक्ट भी कवर करा दिया। हीटिंग इफेक्ट ध्यान रखना है कौन कौन सा, ये तीनों तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमोनियम, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्राइड और अमोनियम नाइट्रेट, इन तीनों का हीटिंग इफेक्ट अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा पूछा करते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज में देख लो, प्रॉपर्टीज में क्या क्या है। एक पहला प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, और ये इट इज नीदर कंबस्टेबल, नाइट्रोजन कंबस्टेबल नहीं होता है, नॉट सपोर्ट द कंबर्सन, ये कंबर्सन को भी सपोर्ट नहीं करता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछते हैं, जो अभी बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन अराउंड 70% है, ऑक्सीजन अराउंड 21% है। तो ये नॉर्मल कंडीशन पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करते हैं। अगर ऐसा हो गया कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो तो सब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम लोग क्या होंगे, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। तो ये जो रिएक्शंस होता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत होती है। ये जब थंडरिंग होता है, जब लाइटनिंग होता है, उसी कंडीशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना, ये रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं होता है, ये कंडीशंस करवाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत होती है। क्यों होती है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसको तोड़ने के लिए, इसको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और ये नॉर्मल कंडीशन पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब थंडरिंग होता है तो उसमें बहुत सारा एनर्जी निकलता है, और उसी एनर्जी से नाइट्रोजन टूटता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। ये इवन इसलिए बोला जाता है दिस इज अ गॉड्स रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, गॉड्स रिएक्शन बोलते हैं। मतलब हम लोग के बस में ये रिएक्शन की बात नहीं, ये रिएक्शन नहीं करवा सकते, भगवान का मर्जी होगा तो बरसात कराएगा, थंडरिंग होगा, तब ये रिएक्शन होगा। ये चीज समझ में आ गया ना, ये वाला। यस। हाँ, इसके बाद यूजेज क्या है कि अमोनिया, ये नाइट्रोजन का यूज अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में यूज करते हैं,
और ये टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन इंडस्ट्री वेयर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इज अवॉइडेड। नाइट्रोजन का यूज कहीं पर अगर आपको इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है, उस केस में हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ यूजेज हो गया। मैं शाम तक आपका ये जो नोट्स नाइट्रोजन फैमिली का है उसको अपलोड कर दूंगा वहां पर, और उसके बाद आप वहां से पढ़ाई कीजिएगा, रिविजन कर आइएगा नाइट्रोजन फैमिली। आई होप अगले क्लास तक नाइट्रोजन का ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है अगले क्लास जब भी मिलेगा उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रॉपर रिविजन कीजिएगा। दो दिन टाइम है, सैटरडे संडे टाइम है, तो 2 दिन आप एटलीस्ट नोट्स को 2 बार पढ़िएगा। 2 बार पढ़ोगे तो आपको देखो, क्लासेस करने का मतलब है आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप पहले से पढ़कर आते हो तो आपको समझने का जो रेट होगा बढ़ जाएगा। तो अगर आप अपने समझने के रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप जरूर क्या करें, पढ़कर आए। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर बाद में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत चीजें हैं कि लॉजिकली लिंक करके बताया जा रहा है, तो आपको समझ में आने का बहुत ज्यादा चांसेस बन सकता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।